अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर सुन लिया होगा और आपको क्लियर हो गई होंगी सारी क्यूरीज आपकी। अगर कोई है तो आप तो पूछते ही नहीं हैं, तो बताया करें कि लेक्चर समझ में आ गया है या नहीं आया है। पार्टिसिपेट क्या करें क्लास में, ज़रूर लेक्चर लिया करें। तो आज हमने स्टार्ट करना ईयर नंबर 4। ईयर नंबर 3 हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हमने स्टार्ट करना ईयर नंबर 4, जिसका नेम है रिकॉग्नाइज सैम्पलिंग मेथड। ठीक है। कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो कि अपने सैम्पलिंग के अंदर हम यूज करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है कि विच सैम्पलिंग मेथड दैट वी यूज इन सैम्पलिंग और सैम्पल। ठीक है। तो ये हमने स्टडी करना है अपने नंबर 4 के अंदर। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, और जो चीज़ समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सैम्पलिंग इन बायोस्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले जो है हमने स्टडी करना है सैम्पलिंग मेथड्स को। तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग बेसिकली क्या है कि लफ्ज जो है ये सैंपल से निकला है। सैंपल का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज सिलेक्ट करनी है। ठीक है। सैंपल से मुराद ये है कि आपने अपनी पॉपुलेशन देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल की एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है। तो वो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन डाटा है। ठीक है। मैं पॉपुलेशन चेक कर रही हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में इस टाइम पेशेंट्स की तादाद ये है या डॉक्टर्स की जो कहाँ है वो इतने हैं डॉक्टर्स। तो उनमें से रैंडमली मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास इतने डॉक्टर्स हैं। ठीक है। अब सैंपल क्या है, वो मेरे पास सारी पॉपुलेशन का डाटा है। अब मैंने सैंपल किस तरह सिलेक्ट करने हैं, मैं अगर चाहती हूँ कि मैं उसमें से जो मेरे काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो कि ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल हैं और बहुत ज़्यादा क्या नाम है पैशनेट हैं, उन डॉक्टर्स को मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, उनको रद्द करना चाहती हूँ, ताकि जो मुझे अपने नए ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स चाहिए तो उसके लिए सूटेबल होंगे या नहीं होंगे। तो उन जो डॉक्टर्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो वो जो सिलेक्शन है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल। बेसिकली हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे एक कंपनी में, कोई कंपनी में नया प्रोडक्ट बना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि यहाँ पर जैसे हम कोई न्यू सर्फ की एग्जांपल लेते हैं कि कोई सर्फ हमने न्यू बनाया है, कोई नया नाम आया है उसका मार्केट के अंदर। तो वो जगह जगह पे अपने ना उसके सैंपल लेके जाते हैं, और घरों में अक्सर वो दे रहे होते हैं फ्री में, ताकि उन लोग उसको चेक करें। उस सैंपल जो हम लोग लेके आते हैं ना, सिलेक्ट लेके आते हैं, अच्छा अच्छा मटेरियल लेके आते हैं सिलेक्ट करके। बेसिकली वो सैंपल लेके आते हैं जो हमें सैंपल के तौर पर दे रहे होते हैं कि आप इसको यूज करें, ताकि आपको अगर वो अच्छा लगेगा फिर आप उसको दोबारा खरीदेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास सारा क्या होता है, सैंपल। कि होल पॉपुलेशन के डाटा में से आपने क्या कर लेना है, कुछ चीजें सिलेक्ट कर लेनी है, तो वो हमारे पास आता है सैंपल। ठीक है ना। उनके पास भी एक बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा होता है ना उनके मटेरियल का, जिससे मैंने सर्फ की एग्जांपल दी है। पूरा उनके पास एक स्टॉक होता है। लेकिन वो उसमें से क्या करते हैं, कुछ सिलेक्ट करके रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम सैंपल कहते हैं। सैंपल के लिए वो निकाल लेते हैं, ताकि उसको वो देकर लोगों में उसके लिए क्या परख कर सकें, उसकी इंक्रीज कर सकें उसकी रेशियो को, कि वो लोग ज्यादा खरीदें। तो वो हमारे पास क्या है, सैंपल। अब सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। अब सैंपल को हम किस तरह सिलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। हमारे पास सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग, ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टिंग का मेथड है कि हमने सैंपल को किस किस तरह सिलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको डॉक्टर और पेशेंट्स की। तो मेरा सिनेरियो क्या था कि डॉक्टर्स क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, सीनियर डॉक्टर्स होने चाहिए जो कि काफी अरसे से जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हमने नया ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए हम रिस्क तो नहीं ले सकते हैं ना। तो उसको किस तरह से हमने अपने सैंपल को सिलेक्ट करना है, किस किस डॉक्टर को हमने अचीव करना है, उसको देखना है। अपने हम सब्सिशन देखेंगे कि हमारे क्या सबमिशन है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए डॉक्टर्स की। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, वो मेथड है कि किस तरह हमने सैंपल को सिलेक्ट करना है, किस हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उन मेथड्स को किस तरह करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या आता है, सैंपलिंग के अंदर आता है। ठीक है। सबसेट और इंडिविजुअल्स के अंदर हम क्या सिलेक्ट करते हैं, सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन या इंडिविजुअल में से हम कोई सबसेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन हमारे पास डाटा है। ठीक है। वही बात अभी की नहीं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ एलिजिबल डॉक्टर्स को हम चूज करें, तो लार्जर पॉपुलेशन से हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो मेक इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन, ताकि हम अपने जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अपना इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है। अब बात आगे करते हैं सैम्पलिंग मेथड्स की, कि सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, विच सैम्पलिंग मेथड दैट वी यूज। ठीक है। उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, उसको स्टडी करना होता है। देयर आर सेवरल सैम्पलिंग मेथड यूज इन रिसर्च, कहते हैं बहुत सारे वैसे तो सैम्पलिंग मेथड यूज किए जाते हैं हमारी रिसर्च के अंदर या बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो उसमें से जो मजीद हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग,
और सेकंड हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये हमारे पास दो सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। उसके अंदर भी काफी सैम्पलिंग मेथड्स आ जाते हैं। ईच एलिमेंट हैव सेम चांस, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, सेम चांस होना चाहिए, इंक्लूड इन स्टडी। ठीक है। इक्वल चांस का मतलब ये है कि ईच एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट चूज कर रहे हैं, हैव अ सेम चांस, उनके चांसेस क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इसका जो है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले जो इसकी हमारे पास टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक, इस सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर ईच सैंपल हैज द सेम साइज। हमारे पास सैंपल साइज क्या होता है, सेम होता है, द सेम प्रोबेबिलिटी, और उसकी सेम ही प्रोबेबिलिटी होती है। हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को, उसके सैंपल साइज को सेम सिलेक्ट किया जाता है। सच अ सैंपल इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपल क्या है, जिसके अंदर हमारा सैंपल साइज और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। सच अ सैंपल इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सेम साइज से मुराद ये है कि मैं अपना डाटा ले रही हूँ, ठीक है, मैंने दो कैटेगरीज बनानी है, ठीक है, और मैंने सैंपल सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। मैं एक डाटा ले रही हूँ एक हॉस्पिटल का। ठीक है। उसके अंदर कैटेगरीज आ रही हैं, पेशेंट्स की आ जाती हैं और डॉक्टर्स की आ जाती हैं। अब मैं इक्वल सैंपल साइज किस तरह लूंगी कि मैंने 50 ही डॉक्टर सिलेक्ट करने हैं और 50 ही पेशेंट सिलेक्ट करने हैं, कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं उनके लिए मुझे किस तरह का डॉक्टर चाहिए। तो हमारे पास क्या है, सैंपल साइज सेम है कि मुझे उधर भी 50 पेशेंट चाहिए, उधर 50 डॉक्टर्स चाहिए। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इतने डॉक्टर जो हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है कि वो ट्रीटमेंट अगर करेगा या नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसा डॉक्टर को एक ऐसा पेशेंट दिया है, मतलब डॉक्टर क्या है, बहुत सीनियर है, एलिजिबल है, ठीक है, उसको हमने क्या दे दिया है, एक ऐसा पेशेंट जिसके डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके सिम्टम बहुत ज्यादा हैं, इलाज जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसका बहुत ज्यादा उसको इलनेस है। तो जब हम उस डॉक्टर को ऐसा पेशेंट दे देते हैं तो वो उसमें कामयाब होता है, ठीक है, उसको सही करने में। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम बात करें कि एक ऐसा डॉक्टर जो कितना सीनियर नहीं है, तजर्बाकार नहीं है उस डिजीज को लेकर, और उसको ऐसा पेशेंट दे दिया जाए जिसको उसने एक्नॉलेज करना है, उसको चेक करना है, अगर वो ऐसा ना हो तो वो क्या होती है, ना तो ट्रीटमेंट सही होता है ना इस तरह आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंपल साइज जो है हम सिलेक्ट सही करते हैं और हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा हम इसकी देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप। वो हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। In a stratified random sample, we first divide the population into subpopulations। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, इस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर we first divide, हम क्या डिवाइड कर देते हैं अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशंस के अंदर। मतलब हमारे पॉपुलेशन का डाटा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बात करती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स की। मेरे पास स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन डाटा है, ठीक है, अब उसमें से मैं उसकी सब पॉपुलेशन बनाऊँ, तो सब पॉपुलेशन किस तरह बनाऊंगी कि स्टूडेंट जो है वो इलिजिबल है या बहुत ज्यादा क्या है, निकम्मे हैं या आइडियल हैं। तो वो हमारे पास इस तरह की मैंने क्या बनाने, सब पॉपुलेशन बना ली हैं, विच आर कॉल्ड स्टेटा, जिसको हम स्टेटा भी कहते हैं। देन वन सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस डाटा। अगर हम उसमें से एक रैंडम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मैंने सब पॉपुलेशन बना ली है, अब मैं उसमें से एक एलिजिबल बच्चा उठाती हूँ, एक्सीलेंट परफॉर्मर उठाती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, डाटा में सब चूज करूंगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल सैंपल फ्रॉम ऑल द डाटा गिव्स द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। कलेक्शन का मतलब क्या है कि ऑल सैंपल, जितने भी हमें सैंपल दिया कि हमने सिलेक्ट कर लिया है फ्रॉम ऑल स्टेटा से, जब हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिया है तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया है, उसको उसको हम स्टेटा कहते हैं, उसमें से हमने अपना सैंपल क्या कर लिया, चूज कर लिया है। ठीक है। पॉपुलेशन मेरे पास थी कि मैंने स्टूडेंट्स की लिए पॉपुलेशन डाटा लिया, उसके बाद उसकी सब पॉपुलेशन मैंने किस तरह बनाई है कि स्टूडेंट या तो बहुत ज्यादा एलिजिबल है या बहुत ज्यादा डल है। तो उसके अंदर से अब मैंने, वो मेरे पास क्या है, स्टेटा, उसको भी हम कहते हैं। अब उनमें से रैंडमली हमने क्या किया है, एक एक को सिलेक्ट कर लिया है उसमें से, तो हमारे पास क्या है, हमने सैंपल सिलेक्ट किया है। ठीक है। हमारे पास अगर 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एलिजिबल परफॉर्मर हैं, लेकिन ऐसे ही ना कंपैरिजन होता है, जरा सा डिफरेंस होता है, जो सबसे ज्यादा एलिजिबल होता है उसको हम चूज कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा जो डल स्टूडेंट है उसको भी हमने चूज कर लिया है। अपने डाटा स्ट्रेटा में चूज किया है ना, तो वो हमें क्या रिजल्ट करता है, तो इस कलेक्शन में जो हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिए हैं स्ट्रेटा के थ्रू, उसको हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग।
In cluster sampling, the whole population is first divided into geographical groups called clusters. ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, इन क्लस्टर सैम्पलिंग ये होल पॉपुलेशन को हम फर्स्टली डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिसको हम क्लस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, ईच क्लस्टर इज रिप्रेजेंटेटिव द पॉपुलेशन, और हर क्लस्टर जो हम बना रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन अ रैंडम सैंपल क्लस्टर इज सिलेक्टेड, जब हम रैंडम सैंपल के थ्रू क्लस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं, फाइनली अ रैंडम सैंपल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द सिलेक्टेड क्लस्टर इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो बात क्या है, इसमें भी वही सेम बात की गई है कि हम क्लस्टर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेट का ले रही हूँ। ठीक है, मैं ले रही हूँ वेट का डाटा, ये इतने पेशेंट्स हैं उनका मैंने वेट का डाटा ले लिया। ठीक है, अब मैं डाटा जो है उनका इस तरह ले रही हूँ कि मैं ले रही हूँ कि जिनका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, या बहुत ज्यादा कम है। अब मैंने ये डिवाइड कर दिया इसको सब ग्रुप्स के अंदर, क्लस्टर के अंदर। अब मैं क्या करूंगी, जितने मेरे पेशेंट्स आएंगे मैं उनका वेट चेक करूंगी, उसके बाद उन्हें अलहदा करती जाऊंगी। जिनका वेट उस लॉजिक के थ्रू या जो मेरी रेंज है उसके अगेंस्ट आएगा तो मैं उसको नेक्स्ट ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग आएगा तो मैं उसको उसी में सिलेक्ट कर लूंगी। तो बेसिकली ये हम क्या करते हैं, उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी इलनेस क्या है उसको चेक करने के लिए उसकी सब डिवीजन कर दी, उसका ट्रीटमेंट को देखा जाता है, उसकी परफेक्शन को देखा जाता है, उसकी एफर्ट को देखा जाता है कि वो खुद से कितनी एफर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको सही होने में। उसका हम क्या करें, क्लस्टर्स बना रहे हैं तो डिफरेंट, तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। ये जितनी भी मैं आपको टाइप्स पढ़ा रही हूँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन क्लस्टर सैम्पलिंग, डिफाइन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। Fourth one is systematic sampling. In systematic random sampling, we first randomly select one member from the first k units. Then every k the number starting with the first selected numbers is included in the sample. इसमें हम क्या करते हैं, इस सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर वही हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं वन मेंबर फ्रॉम द फर्स्ट के यूनिट्स। मतलब के यूनिट्स मतलब कि मैंने डाटा लिया है पेशेंट्स के वेट का या हाइट का, तो उसमें से रैंडमली, मतलब मुझे नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं है कि मैंने टॉल लेना है, शॉर्ट, मैंने हाइट चेक करना है या वेट ज्यादा चेक करना है, लो तो मैंने कोई रैंडम सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है ना, जैसे अक्सर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमें उसके चांसेस का पता नहीं होता कि क्या आएगा, हम ऐसे रैंडमली उसको थ्रो कर देते हैं, उसके बाद हमारे वो लक पे होता है और हमारी कंडीशन पे होता है कि वो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, हमारे पास 2 3 4 5 6 क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो उससे पहले हमें पता नहीं होता है। तो हमारे पास हम रैंडमली उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जैसे पेशेंट की मैं आपको हाइट और वेट की एग्जांपल दे रही थी, तो मैं नहीं देख रही, मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे टॉल हाइट चाहिए या शॉर्ट चाहिए, या वेट मुझे किस तरह का चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, मैं रैंडम सिलेक्ट करी कि मैंने ऐसा मतलब मेरे पास सामने लाइन में 10 पेशेंट्स खड़े हैं, मैंने मुझे कोई रैंडम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, तो जैसे हम क्लास मॉनिटरिंग के हवाले से बात करें, तो क्लास में हमने मॉनिटर्स को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम कोई रैंडमली बच्चे खड़े हो जाते हैं कि हमने भी बनना है, हमने भी बनना है। तो उन रैंडमली को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें से उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं बाद में। लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। ठीक है, रैंडमली जो बोलते जा रहा है कि हाँ मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, तो उसको रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रैंडम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन एवरी के इन द मेंबर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इज इंक्लूडेड इन द सैम्पल। ठीक है, तो जो हमारे पास के मेंबर हमने सिलेक्ट किया है, तो हमारा के मेंबर जो है वो स्टार्ट किसे कर रहा है, हमारे फर्स्ट सिलेक्टेड मेंबर को सिलेक्ट करता है, बेसिकली बताता है। उसके अलावा इज इंक्लूडेड इन द सैम्पल, वो हमारे सैंपल के अंदर भी इंक्लूड रहता है। ये नहीं कि हमने वहाँ सिलेक्ट करी तो हमारे सैंपल के अंदर से उसका डाटा मिस हो चुका है, नो, वो इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नो एश्योरेंस ऑफ ईच एलिमेंट हैव इंक्लूड्स, कोई एश्योरेंस नहीं होती ऑफ ईच एलिमेंट की, कौन सा ईच एलिमेंट की बात की जा रही है इंक्लूडेड स्टडी के अंदर। तो हमारे पास क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग की। कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी sampling technique where samples are picked at the ease of a researcher. Consecutive sampling and convenience sampling is that consecutive sampling involves selecting participants based on their availability. ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग क्या है, इज डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग के लिए कि हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। उसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग जो है, इसको हम क्या, सैंपल आर पिक्ड एट द ईज ऑफ अ रिसर्चर, रिसर्चर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाते हैं। Consecutive sampling and convenience sampling is that consecutive sampling involves selecting participants, जिसमें पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी।
जैसे डॉक्टर्स की टाइमिंग की अगर हम बात करें, अब देखिए हम डॉक्टर को ऐसे अप्रोच नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि एक सीनियर डॉक्टर है, जो कि इतने माशाल्लाह उसको एलिजिबिलिटी है, वो अच्छा काम करता है, तो उसके पास पेशेंट अगर रश होता है तो हमें उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करना पड़ता है कि वो इस टाइम फ्री है या नहीं है। तो वो हम उसके परफॉर्मेंस के हवाले से देखते हैं, कि ऐसे नहीं होता कि हम उसको रैंडमली सिलेक्ट कर लें, या हम कोई सा भी उसकी परफेक्शन देख के बाद सिलेक्ट करें, नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी को देखकर हम जो चेक करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग। सेकंड हमारे पास है purposive sampling. It is a blanket term of several sampling techniques that choose participant, ठीक है, deliberately due to qualities they possess, ठीक है, उनकी क्वालिटीज के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग का मतलब देखिए साफ पता लग रहा है कि हम किसी चीज को जज कर रहे हैं, उसके बाद उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक नया टीचर हायर करते हैं तो उसके हम जजमेंट कर रहे होते हैं कि उसकी क्लास परफॉर्मेंस उसकी किस तरह की है, और स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ा रहा है, किस तरह अपनी क्लास को उसने इंकरेज किया हुआ है। तो ये हम उसकी क्या कर रहे हैं, जजमेंट करें, जजमेंट के बिहार पर जो हम सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इट रिलाइज ऑन द जजमेंट, क्योंकि किस पे रिलाई कर रहा होता है, हमारे जजमेंट पे रिप्लाई कर रहा होता है, ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर की, टू सिलेक्ट द यूनिट, ताकि वो सिलेक्ट कर सके अपने यूनिट को। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पीपल्स की, केसेस की, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज की, ठीक है। केस जैसे हमारे पास कोई आता है, तो हमारे पास डाइवोर्स केस आया, मैरिज केस आता है, तो हम उसको पहले उसकी जजमेंट कर रहे होते हैं कि आया इनके आप में कितना इखलाक है, तो ये शादी करना चाह रहे हैं, तो किस तरह उनको चेक, उनकी जजमेंट की जाती है, उसके बाद किया जाता है। तो इस सारी बात के जब जजमेंट की बात आती है ना, जजमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना सैंपल सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, या उसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी की हमारे पास एक लास्ट टाइप है, इसको हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। इन कोटा सैम्पलिंग यू सिलेक्ट अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अ कोटा। कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्री डिटरमाइंड, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट, प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट्स के हम नंबर को प्री डिटरमाइंड सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉल्ड अ कोटा, जिसको हम कोटा कहते हैं। योर कोटा शुड कंप्राइज सब ग्रुप्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने यू शुड कोटा शुड कंप्राइज, जो कि हमारे कंप्राइज करता है हमारे सब ग्रुप्स को विद उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, ठीक है। एग्जाम्पल है इंडिविजुअल केस, एग्जाम्पल दी दोबारा दी गई हैं, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पे बेस पे हमें जब देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम कोई ले रहे हैं, उसकी हम करेक्टरिस्टिक्स चेक कर रहे हैं कि वो कितना प्रॉफिट देते हैं, कितना लॉस देते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के बाद उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है, जो कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्राइज करें सब ग्रुप्स के अंदर उसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, कोटा सैम्पलिंग, एंड शुड बी सिलेक्टेड इन अ नॉन रैंडम मैनर, ठीक है। एक जिसके अंदर क्या हम यूज करते हैं, हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा सिलेक्शन होती है, नॉन रैंडम मैनर। तो ये हमारे पास है सैम्पलिंग का मेथड्स, जिसको हमने डिस्कस करना था, डिस्टिंग्विश, कि हम किस तरह कौन कौन सा किस वक्त हम कौन सा सैंपल यूज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने होता है कि अपने सैंपल को देखते हुए, ठीक है। हमारे पास कोई भी सैंपल आएगा तो ये चीज़ आपको याद आएंगी कि हम कौन हम लेंगे इतना, अच्छा तो हम ये डाटा ले रहे हैं, इस अकॉर्डिंग से सैम्पलिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें कौन सा चूज करना है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास थे सैम्पलिंग मेथड, जिसके अंदर दो हमारे पास मेन टाइप्स थी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी की मजीद हमने सब टाइप्स को देखा है, उसके अलावा हमने अपना नॉन प्रोबेबिलिटी की सब टाइप्स को देखकर स्टडी किया है। इंशाल्लाह कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स का पार्ट था ना, पार्ट वन, जिसके अंदर हमारे 4 चैप्टर्स इंक्लूड थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं, उनके लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह अपना रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो इंशाल्लाह कल लेक्चर में मुलाकात होती है, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप इजीली मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं।